जी, कंझावला केस में बड़ी खबर मिल रही है। मृतका के दोस्त का पहला बयान सामने आया है। निधि ने धारा 164 के तहत ये बयान दर्ज कराया। निधि ने पुलिस को बताया गलती कार सवारों की थी। टक्कर के बाद वो दूसरी तरफ गिर गई थी। डर की वजह से नहीं दी घटना की जानकारी। तो निधि ने धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है और ये जानकारी पुलिस को दी गई है कि कार सवारों की गलती की वजह से ये हादसा हुआ। टक्कर के बाद मैं दूसरी तरफ गिर गई थी, ये बोला है दोस्त ने। डर की वजह से नहीं दी घटना की जानकारी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इस वजह से इस घटना की जानकारी नहीं दी गई। तो कंझावला केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मृतका के दोस्त का पहला बयान सामने आया है। तो देखिए, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और इससे बीच एक और बड़ी खबर इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई। दिल्ली के कंझावला केस में आंतरिक जांच अभी होना बाकी। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह अब पूरे मामले की जांच करने जा रही है। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंपेंगी शालिनी सिंह। इस केस में स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह आंतरिक जांच करेगी और इसकी पूरी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी जाएगी। शालिनी सिंह जांच करेंगी कि उस रात आखिर कितनी पीसीआर कॉल हुई, पीसीआर कॉल और उसमें मौजूद पुलिसकर्मियों का रिस्पांस टाइम कितना था, और जांच करेंगी कि 12 से 13 किलोमीटर तक लड़की को कार से घसीटा गया तो क्यों दिल्ली पुलिस के किसी भी जवान की निगाहें उस हादसे पर नहीं पड़ी। मेरे सहयोगी कन्हैया जुड़ चुके हैं पीड़ित परिवार के घर के बाहर से। अपडेट जो मिल पा रहे हैं कन्हैया, फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका इंतजार था उसमें साफ तौर से इस बात की पुष्टि हुई है कि पीड़िता के साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ था। ऐसे में अब परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से ये शर्त रखी थी कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए, आपको बताते हैं घटना की जो पहली तस्वीर सामने आई थी, इसके बाद लोग कयास लगा रहे थे, चाहे वो परिवार की बात करें, चाहे आम जनता की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें। कई ऐसे कयास लगे थे कि किसी तरीके का कोई जघन्य अपराध किया गया है, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये प्राइमरी रिपोर्ट है। प्राइमरी रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और कॉज ऑफ डेथ के बाद किसी तरीके का कोई सेक्सुअल हरेस नहीं किया गया था। इस चीज़ों को लेकर के आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ जाहिर हुआ है कि इस तरीके की घटना नहीं हुई थी। लेकिन अभी इस मामले में जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि लगातार जो गृह मंत्रालय है वो इस घटना के ऊपर पूरी अपनी नज़र बना के रखा है। गृह सचिव ने इससे में आज जो है पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की थी और लगातार इस बात की जो जानकारी मांगी जा रही है कि आखिरकार इस तरीके की घटना कैसे घटित हो गई, जब दिल्ली पुलिस लगातार ये बात बोल रही थी कि दिल्ली में उस रात को सुरक्षा के लिए काफी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया और खास तौर से अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग की है और ये रिपोर्ट अब शालिनी सिंह सौंपेंगी। लगातार इससे जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल कन्हैया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम ने दिल्ली को दहला दिया है। पूजा, देखिए, बिल्कुल देश को झकझोर देने वाली यह घटना है दिल्ली का कंझावला कांड, जिस पर आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कुछ खुलासे किए, लेकिन इस मामले को लेकर कुछ खास खुलासा नहीं हुआ। पुलिस के बयान से मामले में मिले सुराग अब भी पूरी तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं आपस में। उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। कंझावला कांड के नहीं जुड़ रहे तार। पुलिस ने की पीसी, लेकिन सस्पेंस बरकरार। पुलिस की पीसी से कुछ भी नहीं हुआ साफ। दोस्त, झगड़ा, हादसा और मिस्ट्री। कंझावला कांड में मिस्ट्री बरकरार है, जबकि पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामले में जांच को लेकर नए खुलासे की काफी उम्मीद थी। लेकिन पुलिस कुछ खास नहीं बता पा रही, जबकि इस मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों से कहीं ना कहीं कई लापरवाहियां सामने आ रही हैं। पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि हादसे के समय मृतका स्कूटी पर अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और लड़की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुलिस ने इसका खुलासा किया। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है। उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में
हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच तेजी से चल रही है। स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस का दावा चाहे जो हो, लेकिन अभी तक मामले में सस्पेंस बरकरार है। पुलिस की अब तक की जांच में नए नए खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन जांच के तार एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे। कंजावला मामले में दूसरी लड़की यानी मिस्ट्री गर्ल की भूमिका पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर उसकी दोस्त होने के बावजूद वो उसे छोड़कर क्यों चली गई? होटल में उन दोनों का किस बात पर झगड़ा हुआ? क्या उसे अपनी दोस्त के एक्सीडेंट का पता था? और अगर वो उसके साथ थी तो उसे बचाया क्यों नहीं? पुलिस को अभी इन सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन 31 दिसंबर की रात दोनों लड़कियां जिस होटल में पार्टी करने पहुंची थीं, वहां उनके बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। यह खुलासा होटल के कर्मचारी ने किया। दोनों लड़कियां शाम 7:30 बजे के पास आई थी। वो रात 1:30 बजे के आसपास होटल से निकली। दोनों लड़कियों से कुछ दोस्त मिलने आए थे। कमरे में लड़ाई हो रही थी, जिसके बाद स्टाफ ने बाहर कर दिया। नीचे आने के बाद भी दोनों लड़कियां लड़ती रहीं। फिर नीचे आस पड़ोस वालों ने रोका तो वो स्कूटी पर बैठकर चली गई। आपस में लगड़ झगड़ा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों ने भी रोकने की कोशिश की है। इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा था? उन्होंने भी उनको गाली गलौज किया था, जो पता चला कल मेरे को, तो फिर वो चली गई थी स्कूटी में। दिल्ली के कंजावला मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसको छेड़ने की कोशिश करी, जब लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो उसका ये हाल किया गया। दूसरा, वो ये बताएं कि कितने किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। तीसरा, मुझे ये बताएं कि क्या इतने किलोमीटर तक कोई पीसीआर वैन खड़ी नहीं थी। ये सारे के सारे सवाल बहुत जरूरी हैं, जो दिल्ली पुलिस को हमने समन्स इशू करे हैं, उनको हमारे सामने पेश होना है और इन सब सवालों का मुझे जवाब देना है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले और मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन की मांग की। 12 किलोमीटर तक अगर वो दिल्ली की बेटी घसीटती हुई चली गई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने जो पीसीआर की वैन्स को कॉल हुए, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो पुलिस अफसर जिन्होंने एफआईआर सिर्फ एक आरोपी के खिलाफ दर्ज की, और वो डीसीपी जिन्होंने आरोपियों को डिफेंड किया। और मैं तो कहूंगी कि जिस तरह से मीडिया वालों को धमकाया गया कि आप रेप की बात मत करिए, मर्डर की बात मत करिए, ट्वीट्स को डिलीट कराया गया। तो हम ये चाहते हैं कि आरोपियों की सजा के साथ साथ एग्जेम्पलरी एक्शन पुलिस अफसरों के खिलाफ भी लिया जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हर एंगल से छानबीन कर रही है। जल्द ही मामले के सुलझने और दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस केस में अभी तक जो अहम खुलासे हुए हैं वो आपको बता दें। कंजावला कांड में लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने अनौपचारिक रूप से पुलिस को बताया है कि लड़की के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। हालांकि प्राइवेट पार्ट्स पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के कोई निशान नहीं, ये सबसे बड़ी बात। और डॉक्टर आज पुलिस को ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप देंगे। जीन्स और स्वॉब सुरक्षित रखे गए हैं। कल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में पोस्टमार्टम हुआ था। मेडिकल बोर्ड के जरिए युवती का पोस्टमार्टम किया गया था। पीड़िता ने शराब पी रखी थी या नहीं, इसके लिए विसरा को सुरक्षित रखा गया है। अब अगली खबर गुरुग्राम से है और डिटेल्स देंगी मेरी सहयोगी करिश्मा। बिल्कुल, देखिए अगली खबर मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से जुड़ी हुई खबर। एम्बियंस मॉल के मालिक ने वन विभाग की 6080 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर आलीशान फ्लैट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब इस पूरे मामले में फरीदाबाद पर्यावरण अदालत में केस भी चल रहा था, लेकिन इसे वापस ले लिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट।
वन विभाग की, कब्जा बिल्डर का। आलीशान फ्लैट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, लेकिन सब कुछ अवैध। जी बिल्कुल सही सुना आपने। विवाद की ये वही तस्वीर है जिससे साइबर सिटी गुरुग्राम को बरसात के दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुश्किलें ऐसी कि आसपास बाढ़ के हालात बन जाते हैं। दरअसल एम्बियंस मॉल के मालिक ने वन विभाग की 6080 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर ये आलीशान फ्लैट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया है। जिस जमीन पर कब्जा किया गया वो सिकंदरपुर बांध और ड्रेन की है, जहां से अरावली से बरसाती पानी का निकास होता है। कब्जे से नाला बंद हो गया, जिससे हर साल गुरुग्राम को फ्लड का सामना करना पड़ता है। आर.के. शर्मा और पवन कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर खुद इसकी पैरवी की। इस पर अदालत ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और एम्बियंस आइलैंड लेगून अपार्टमेंट के डायरेक्टर राज सिंह गहलोत को नोटिस भेजा और 13 मार्च 2023 को जवाब देने को कहा है। सेक्टर 24 में नाथुपुर गांव की नाथुपुर ड्रेन और नाथुपुर बंद दो एरियाज हैं जो हरियाणा सरकार द्वारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित किए गए हैं और उन पे वायलेशन हुई है। जो वायलेशन हुई उसका केस दर्ज हुआ 2008 में। 2008 में उसकी वायलेशन होने के बावजूद इन्वायरमेंट कोर्ट में केस गया। इन्वायरमेंट कोर्ट के केस के अगेंस्ट राज सिंह गहलोत जी अपने गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उनके ऊपर थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो गई, तो उससे उनको थोड़ा सा महसूस हुआ और उन्होंने केस को रेगुलराइज करने के लिए हरियाणा सरकार को अप्लाई कर दिया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की धारा 2 के तहत केस रेगुलर होना था, केस रिकमेंड हुआ, 10 गुना पेनल्टी के साथ रिकमेंड हुआ। 6 साल पहले 2017 में गुरुग्राम में एमजी रोड स्थित सिकंदरपुर घोशी में बरसाती नाले की सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को अभयदान दे दिया। चलिए अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी रवि यादव जुड़ चुके हैं। रवि, अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी? किस तरीके से यहाँ पे आलीशान मकान बना लिया लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये इतना बड़ा जो मामला हुआ है और आए दिन महाजाम गुड़गांव में लगता है, ये जो है कहीं ना कहीं ऊंची अप्रोच का मामला है। सरकार के रहमो करम से इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद में ये मामला जो है ऑलरेडी पॉल्यूशन पर्यावरण कोर्ट में चल रहा था और पर्यावरण विभाग की ये जमीन है, हरियाणा वन विभाग की। हरियाणा सरकार की तरफ से ये केस 2017 में वापस लेने के बाद जिस आदमी ने ये याचिका दायर की है, आर.के. शर्मा, राजेंद्र कुमार शर्मा, ये रिटायर्ड आईएफएस हैं, यानी कि इनको वन विभाग की पूरी जानकारी है। ये उसी विभाग में रहे हैं और पूरे दस्तावेज इनके पास है। और ये जो नोटिस जारी किया है एनजीटी ने, वो 13 मार्च के लिए नोटिस हुआ है। चलिए ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे घोटाले में कितने बड़ी मछलियां हैं जिनके कारण से यहाँ लोगों को धोखा दिया गया और यहाँ अरबों खरबों की संपत्ति को कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके नाम कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। उन पर आरोप लगाने वाली महिला कोच ने पुलिस के सामने अपना बयान भी दर्ज करा दिया है। इस पर कांग्रेस ने आरोपी मंत्री से इस्तीफा मांगा है। वहीं खाफ पंचायत भी इस पूरे मामले पर एंटर कर चुकी है और आंदोलन की धमकी दे रही है। छेड़छाड़ के आरोपों में घिरे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरोप लगाने वाली महिला कोच ने अपना बयान दर्ज करा दिया। इस बीच यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बचाव किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। ठीक है, महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी
उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके बाद संदीप सिंह ने अपना विभाग हरियाणा के सीएम को सौंप दिया। उन पर हरियाणा की ही एक महिला कोच ने छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। उधर संदीप सिंह ने हरियाणा के डीजीपी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इसके बाद डीजीपी ने एडीजीपी ममता सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी। अब ये एसआईटी मंत्री पर लगे आरोपों की जांच करेगी। संदीप सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला कोच पंचकुला में तैनात है। कोच का आरोप है कि मंत्री ने उन्हें गलत तरीके से छुआ। संदीप सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती की। महिला कोच के आरोप के बाद संदीप सिंह कटघरे में आ गए तो विपक्ष को हरियाणा सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने कहा कि संदीप सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। किस चीज का इस्तीफा दिया है? केवल एक डिपार्टमेंट से इस्तीफा दिया है, ये तो कोई बात नहीं है। इस्तीफा मंत्री पद से होना चाहिए और खुद मुख्यमंत्री जी ने उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। बहुत गंभीर मामला है और अगर वो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ तो निष्पक्ष जांच हो और उसमें अगर निर्दोष पाए जाएं तो दोबारा उनको बना लेना। उधर खाप पंचायत ने धमकी दी है कि अगर महिला कोच का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। जाहिर है विपक्ष की मांग के बाद इस मामले पर दबाव बढ़ गया है और संदीप सिंह की मुश्किलें भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अगली खबर का रुख करेंगे। आज नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आगाज हुआ। वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिसमें आने वाले समय में और भी इजाफा होगा। इस वर्ष के भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इस आयोजन के दौरान सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भूमिका के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आगाज हो चुका है और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली से वर्चुअल तरीके से भारतीय विज्ञान कांग्रेस में इस साल महिला सशक्तिकरण के लिए, सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा होगी। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी, समाज और सोसाइटी में महिला के विकास और उनकी भूमिका पर चर्चा होगी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पीएम मोदी दिल्ली से वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। मोदी सरकार के आने के बाद विज्ञान या फिर दूसरे प्रौद्योगिकी क्षेत्र से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का संकल्प लिया। आज देश की सोच केवल ये नहीं है कि हम साइंस के जरिए विमेन एम्पावरमेंट करें, बल्कि हम विमेन की भागीदारी से साइंस का भी एम्पावरमेंट करें, साइंस और रिसर्च को नई गति दें, ये हमारा लक्ष्य है। बीते 8 सालों में विज्ञान के क्षेत्र में जोरदार तरीके से तेजी आई है। महिलाओं के साथ युवाओं का रुझान विज्ञान और नए आविष्कार की तरफ बढ़ा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है, जबकि साल 2015 में भारत 81वें नंबर पर था, जो बता रहा था कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। पीएम मोदी ने डेटा और तकनीक के सटीक इस्तेमाल पर जोर दिया। 21वीं सदी के आज के भारत में हमारे पास दो चीजें बहुतायन में है। पहली डेटा और दूसरी टेक्नोलॉजी। इन दोनों में भारत के साइंस को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की ताकत है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बाद अब मोदी सरकार बाल विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन करने की तैयारी में है, ताकि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक रुचि को पैदा किया जा सके। इसके अलावा किसान विज्ञान कांग्रेस जैव अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए भी
विज्ञान कांग्रेस को आयोजित किया गया। डेवलपमेंट के साथ ही सुरक्षित। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं।